नमस्कार, देहरादूनी प्रियंका के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंची हूं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और साथ ही अनुग्रह परिवार के संस्थापक। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आज जानते हैं इनसे कि अनुग्रह परिवार क्या है। बहुत स्वागत डॉक्टर मुकुल शर्मा आपका मेरे चैनल में। नमस्कार। अनुग्रह परिवार लगभग 7 साल पहले हमने स्टार्ट किया था और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी। हमारा जो पर्पस था, जो मिशन रहा इसके पीछे, वो ये था कि हम चाह रहे थे कि आध्यात्मिक लोग, जो संस्कार से लोग भाग रहे हैं, आजकल के बच्चे प्रणाम और नमस्ते और चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता राम और कृष्ण के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से बहुत सारा उत्थान, बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। तो जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं, उन सबके डिस्कस करने के बाद हमने अनुग्रह परिवार का गठन किया और उसके माध्यम से हमने लोगों को भगवद गीता और राम और कृष्ण और गौतम बुद्ध के बारे में बताया। क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनका मत भी था कि बीमारी जो है वो मन की होती है, लेकिन हम सब लोग उनको मेडिसिन देते हैं और उससे हमारा दिमाग और शरीर और ख़राब हो जाता है। तो जब हमने लोगों को अपनी थेरेपीज़ के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भगवान राम और कृष्ण जैसे लोगों की शिक्षाओं के माध्यम से जब लोगों को जोड़ा, तो हमने उनके जीवन में बहुत परिवर्तन देखा। और इसके अलावा अनुग्रह परिवार में जब भी कोई सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के माता पिता नहीं हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पढ़ाया जाए हमारे आसपास के राज्यों में और हमारे खुद के देवभूमि उत्तराखंड में। कोविड काल में जब फर्स्ट पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और लोगों के पास खाना नहीं था, तो अनुग्रह ने बहुत अच्छे से काम किया है, बढ़ के यहाँ पर काम किया। सेकेंड पैंडेमिक में बहुत काम किया, बहुत सारे कैंप हैं, दिव्यांग कैंप हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, बच्चों को फीस सबमिट करना है, यूनिफॉर्म है, जो भी हम कर पाते हैं समाज के लिए, तो वो अनुग्रह परिवार मिलकर उस काम को करता है। जी, तो डॉक्टर मुकुल, कब से आप इस संस्था को चला रहे हैं अनुग्रह परिवार, और कितने लोग आपके साथ शुरुआत में थे और आज की डेट में किस तरह से अनुग्रह परिवार काम कर रहा है? देखिए, जो समाज का दर्द था, जो हमने लोगों को देखा कि हम संस्कार और सभ्यता और संस्कृति से छूट रहे हैं लगभग 7 साल पहले, तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि हम कुछ कर पाएँ समाज के लिए। अपने लिए दुनिया करती है और चली जाती है, हमारा एक मिशन था, थॉट था कि हम समाज को देखे खुद जाएं, जिससे कि हमारा समाज बच पाए। हमारी इंडिया जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, फियर हैं, फोबियाज हैं, अल्कोहलिक लोग हो रहे हैं, झगड़े हैं, बिटरनेस है, अध्यात्म से लोग बहुत दूर हैं, घर घर की कहानी बन चुकी है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखना। इन सबको देखते हुए 4-5 लोगों ने संस्था का गठन किया। इनिशियल बेस में बहुत लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, चैलेंजेस आए, चैलेंजेस आज भी आते हैं, लेकिन आज हम बहुत सारी कंट्री में लगभग 10+ देशों के साथ लोग हमसे कनेक्टेड हैं, लगभग 700-800 परिवार हमसे कनेक्टेड हैं। और हमारा अनुग्रह परिवार में कोई भी व्यक्ति शो ऑफ में विश्वास नहीं करता, हम सिर्फ काम करते हैं पर्दे के पीछे और ये चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा काम कर पाएँ। तो हम खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हमने आज कुछ काम किया, इस साल में कुछ काम किया, इन 7 सालों में कुछ काम किया, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम शो ऑफ के लिए काम इसमें नहीं करते। जी, तो आपने जो भी सारी समस्याएं अभी बताई कि इस तरीके की समस्याएं हमें अब आजकल समाज में वाकई में देखने को मिल रही है, तो इन सब का जो भी निचोड़ आपने पाया, तो क्या लगता है आपको कि एक ही कारण है कि जिस वजह से घरों में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई को नहीं देख रहा है, या फिर जो नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, तो क्या सभी का कारण एक पाया आपने या फिर अलग अलग? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन बहुत सारी कारण है उसके। लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, उनको लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ बड़ा कर जाऊं, उसके लिए मुझे अगर कुछ गलत काम, क्राइम भी करना पड़े तो मैं कर जाऊं, उसके लिए वो बड़ी बात है। हमारा सिस्टम की अगर हम बात करें, जो बेरोज़गारी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगा कि इनकॉम्पिटेंट है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा स्टूडेंट जो बहुत क्वालिफाइड है, जब वो सिस्टम में पहुँचता है तो वो सिस्टम उसको इनकॉम्पिटेंट लगता है, तो परेशान हो जाता है कि मेरे आसपास के लोग बहुत आगे चले गए और मैं नहीं चाह पा रहा हूँ। तो उसको बड़ी आत्मग्लानि होती है, उसे गिल्ट होता है कि मैं क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये समस्या हुई है। बच्चे बहुत क्वालिफाइड हैं, आजकल महिलाओं को देखें तो वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, महिलाएं सबसे आगे हैं, बहुत आगे हैं। 217 फील्ड में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ महिला नहीं है। तो ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, दोनों कमा रहे हैं। दोनों कमाने से क्या होता है कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो विकास है, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे उनके हैं वो सफ़र करते हैं, उनको माँ भी चाहिए, पिताजी भी चाहिए, और जब माँ थक जाती है, फादर थक जाते हैं, तो संस्कार सभ्यता सिखा नहीं पाते हैं। बहुत सालों पहले जब हम छोटे थे तो नानी के, दादी के यहाँ जाने का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, मामा है, चाचा हैं, हमें शिक्षाएं रामायण से मिला करती थी, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तो जो नानी का रोल है, जो नाना का रोल है, जो दादा का रोल है, वो रोल अब नहीं है।
तो एक माँ या एक पिता सारे रोल को नहीं निभा सकता, ऊपर से ड्यूलन दोनों कमा रहे हैं, तो समय नहीं दे रहे हैं। जब बच्चों को आप समय नहीं देंगे तो बच्चा फिर अपने हिसाब से कुछ भी करेगा, कुछ भी कहीं से लेगा, जो कि यूट्यूब्स हैं, फेसबुक हैं, सारी चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ बाहर से नहीं मिलता है। जो काम माँ का है वो माँ से ही मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, जो नाना से नहीं मिल रहा है, समाज से नहीं मिल रहा है। सब लोग बिजी हैं, भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि बहुत हम छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, जवानी होती है, हमारी शादी हो जाती है, और बहुत सारा काम अगर आप ध्यान से देखें तो हम सोच से समझते नहीं हैं। बहुत सारा काम बेहोशी में करते हैं, और बेहोशी में शादी कर लेते हैं, बेहोशी में हमारे बच्चे हो जाते हैं, बेहोशी में हमारे बहुत कुछ और हो जाता है। तो जो बेहोशी में काम किया होता है, जब होश में आते हैं तो बहुत दूर, बहुत देर हो जाती है। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि डिसऑर्डर, फियर, फोबिया, ब्रेकअप, बिटरनेस, गिल्टी, क्राइम, ये रेट बहुत ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ जो पहले हुआ करता था, एक ही घर में 50 लोग रहा करते थे, बहुत सारे भाई साथ में थे, बहुत सारी बहनें साथ में थीं, और कोई अगर समस्या किसी एक भाई को है तो पता नहीं चलता था, बच्चे कब बड़े हो जाया करते थे, संस्कार, लोग पैर छुआ करते थे, नमस्ते, एक दूसरे की सहायता करते थे, वो आज को देखने को नहीं मिल रहा है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ उनके पास है ही नहीं, वो सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस के शिकार हैं। जी। जैसा कि आपने बताया कि पहले हम दादा दादी और बहुत बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर देखा गया है कि लोग प्राइवेसी चाहते हैं, तो मतलब एकल परिवार ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मानसिकता रहती है उनकी? देखिए, पहले लोगों का ये थॉट प्रोसेस था कि हम कुछ करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए अगर 6 भाई 7 भाई हैं तो हमें, पापा जिंदा हैं हमारे, तो पापा से पूछना होगा। तो जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने डिसाइड किया हम क्यों पूछें, मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो मैं अब स्कूटर ले सकता हूँ, वो साइकिल पे मेरा भाई है। तो पहले ऐसा नहीं था, अगर कुछ सामान आ रहा है, अगर आम की पेटी आ रही है तो सब में इक्वल बढ़ती थी। तो वो एक थॉट प्रोसेस आया है कि हम विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम घर लेना चाहते हैं, तो लोगों ने एकल परिवार को, न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्वाइन किया। लेकिन अगर 20-25 साल की बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी लोग खुश नहीं हैं। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आज पति पत्नी 1 या 2 बच्चे हैं मैक्सिमम, लेकिन उनके बीच में भी देखें तो 90% से ज़्यादा पति पत्नी में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो एकल परिवार को बहुत पॉजिटिव लेके आए थे, लेकिन उसके इम्पैक्ट 10% से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए, ये हम समाज में देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने नशे पे भी बहुत काम किया है, जैसे उत्तराखंड में नशे का जो बढ़ता कारोबार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है, तो उस पे जो आपने शोध किया है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिली? देखिए, इंसान को या तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छे मित्र नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो उसका जो स्पेस है बोलने का, सुनने का, समझने का, बैठने का, वो सब नेगेटिव हो जाता है। और ये हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा उत्तराखंड है वो उड़ता उत्तराखंड हो चुका है। इसमें लगभग 80% से ज़्यादा यूथ, जो कि 12 साल से 30 साल के बीच का है, जिस टाइम पर बच्चों को अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए हमारे राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, वो ना करके वो अल्कोहलिक हो जाता है, उसको फैशन समझता है। उसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो माता पिता की है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके पीछे जिम्मेदारी हमारे सभी स्तंभ की है, जो समाज के बड़े स्तंभ हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, और हमारे समाज के जो भी स्तंभ हैं। बच्चे बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, उनको मोल्ड करना, डाइवर्ट करना बहुत ईजी होता है, और वो ये चाहते हैं कि एक फैशन की तरह कि हम जब दुनिया कर रही है, हम बड़े हो गए, बच्चे बड़े, जब तक हम बच्चे बोल रहे हैं वो कभी बड़े नहीं होते, और माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं। तो उनको लगता है हम बड़े हो गए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, बियर पीना चाहिए, और बियर से शुरू करते हैं, उसके वो ड्रिंक करना शुरू करते हैं, फिर लाइफ में छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको लगता है कि ये मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, नेगेटिव सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। और जो आसपास स्कैम एंड स्कैंडल एंड पैटलर्स हैं, वो यही चाहते हैं। अगर आप बात करें 2015 की, तो कुछ ग्राम्स में 1 ग्राम 2 ग्राम ड्रग्स पकड़ी जाया करती थी, आज 2 किलो 4 किलो पकड़ी जाती है। तो क्योंकि डिमांड है, इसमें सप्लाई है। इसके पीछे हमारे शासन जिम्मेदार है कि बॉर्डर पे यहाँ तक कैसे पहुँच पाती है। 2 ग्राम 10 ग्राम कोई छुपा के ला सकता है, लेकिन 2 किलो 10 किलो 5 किलो कैसे हमारे इस राज्य तक पहुँचती है। तो हमारे जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, और हम लोग ऐसी बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं, और बच्चे इसमें लगातार बिगड़ रहे हैं। जो आंकड़ा लगभग 54% का था 2017 में, और 2017 में कोई भी लड़की पैटलर नहीं हुआ करती थी, आज लगभग 12-13% लड़कियां पैटलर्स हैं। और 2022 में देखें तो 80% से ज़्यादा लोग, बच्चे, यूथ, जो कि 12 साल से 30 साल के बीच के हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं। जी।
तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम ऐसे उठाने चाहिए सभी लोगों को या समाज को? ऐसा कौन सा वर्ग है जो इसके लिए काम कर सकता है और एक बदलाव लाया जा सकता है? क्या संभव है अभी भी? देखिए, जब हमने एक सिस्टम की स्थापना की, उस सिस्टम में हमने चौकियां, थाने बनाए, और उसके बाद जो हमारे आईपीसी में है, जो संविधान में है इनफैक्ट, और हमने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉलेज की जिम्मेदारी है, तो जो स्कूल है वो अपनी जिम्मेदारी ले कि मेरे स्कूल के अंदर कभी भी किसी भी हालत में ड्रग्स नहीं पाया जाएगा। उसको हम ड्रग्स फ्री स्कूल का अवार्ड भी दे सकते हैं। कॉलेज की अपनी जिम्मेदारी है कि कॉलेज, एक बड़े बड़े कॉलेज देहरादून में जहाँ 10,000 से 20,000 बच्चा पढ़ता है, जहाँ पर स्टाफ ही 1,000 लोगों का है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। पूरे कॉलेज ने अपने आप को कमर्शलाइज बना दिया है। कोई मर रहा है, जी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में है, मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, अल्कोहलिक है, कॉलेज में अंदर चल रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें एडमिशन से मतलब होता है। तो उनको, सरकार को उनको प्रेशर करके जिम्मेदारी देनी होगी कि भाई आपके कॉलेज में कोई भी केस नहीं आना चाहिए। चौकी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, थाने की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इन सबके ऊपर जो माता पिता हैं जिनकी संपत्ति सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अकाउंटेबल हैं उस बात के कि अपने बच्चे को एक सफल इंसान बनाने के लिए उनका पूरा उसमें सपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ में जो मामा, चाचा, बुआ, पड़ोसी का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। आजकल अगर आप किसी बच्चे को देखते हो कि वो शराब पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है, तो हम उसके पेरेंट्स को जानते हुए भी फ़ोन नहीं करते हैं। हम डरते हैं कि कहीं कुछ बोल देंगे, आपको क्या मतलब है मेरे बच्चे से। तो जो पहले समाज में बाकी लोगों की जिम्मेदारी होती थी, वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उनको अपने लिए इस बात के लिए फ़ोन करना चाहिए कि आपके बच्चे को मैंने देखा है, या आपका बच्चा मुझे लगता है कि ड्रग्स में है। ऐसा एक और बड़ा हम अभी देख रहे हैं कुछ सालों से कि कोई भी समस्या होती है तो पेरेंट्स डांट देते हैं या अपने लेवल पर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लेवल पे वो नहीं समझ रहा है, आपने समझाने का प्रयास किया है, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, तो उसको आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। आप उसको संस्कार सिखाएं, किसी मनोवैज्ञानिक से उसका ट्रीटमेंट कराएं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो ड्रग्स में है तो उसको रिहैब भेज देते हैं। रिहैब में क्या होता है कि रिहैब में हर तरह का व्यक्ति होता है, वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ पे लोग ड्रग्स पे पीएचडी करके आते हैं सो कॉल्ड, और जो वो एक ही कमरे के अंदर 30, 40, 50, 60, 70 लोग बैठे होते हैं 6 महीने तक, तो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो वो कई बार मैंने देखा है कि जब वो बाहर निकलता है तो वो और एक्सपर्ट होकर निकलता है, उसको बहुत नॉलेज हो जाती है कि मैं तो, तुम क्यों आए हो यहाँ पर, कि मैं तो शराब पीता था। तो बेवकूफ़ आदमी है, शराब पीता, तो एक काम कर, यहाँ जा मेडिकल स्टोर, ये मेडिसिन ले 2 टैबलेट का, और तेरे को मज़ा आ जाएगा, स्मेल भी नहीं आएगी और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। तो 6 महीने का जो एक टेन्योर बनाया है रिहैब ने, या 3 मंथ्स का भी, उसमें उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो बाहर निकल के सुधरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और बिगड़ने की ज़्यादा हो जाती हैं। उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। इवन आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से क्या मिलेगा। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए कि मतलब ये नशा मुक्ति केंद्र के लिए हो, या फिर जैसे आपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस में बताया, तो क्या लगता है एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका होनी चाहिए कि एक पीरियड साइकोलॉजी का रखना चाहिए कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट कंपलसरी कर दिया जाए, या फिर जो ये नशा मुक्ति केंद्र है, तो जैसे आपने बताया कि जिस तरह की स्थिति, और बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली हैं इस तरह से जो कि आपने जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो जितना आपने शोध किया इस सब विषय पे, तो क्या महत्वपूर्ण ऐसा कदम उठाने चाहिए? देखिए, बच्चे का वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसे मालूम होता है अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है या कुछ भी गलत काम, क्राइम करता है, उसे मालूम होता है इससे मुझे बहुत ख़राब होने वाला है, मेरा शरीर ख़राब हो रहा है, मेरे शरीर ख़राब होने से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और दिमाग ख़राब होने से मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, आगे कुछ नहीं बन पाऊँगा। तो जो पूरा प्रॉब्लम है, जो पूरा विकार है, वो मन का विकार है। उसकी मन में बहुत प्रॉब्लम, मन उसका कुंठित है, मन दुखी है। उसके पीछे बहुत सारे कारण, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, फियर है, डिसऑर्डर है, उसका ब्रेकअप है, प्रेम प्रसंग है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। कोई बचपन का एब्यूज़ है, कोई फिजिकल मेंटल एब्यूज़ है। तो मन की जो प्रॉब्लम है, उस मन के लिए वो सपोर्ट सिस्टम ढूंढता है। यहाँ पर एक माँ का फ़र्ज़ बनता है, एक पिता का फ़र्ज़ बनता है, जो भी उसको प्यार करते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को, कि माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा आज अगर स्कूल से आ रहा है, उसका यूनिफॉर्म देख के, उसका बैग देख के, उसका बैग रखने का तरीका देखकर वो बोलता है मुझे मुझे लंच नहीं करना है, तो समझ आ कुछ गड़बड़ होती है। एक माँ को पता होता है, 9 महीने माँ ने बच्चों को पेट में रखा होता है और उसको कई साल तक पाला होता है, तो उसकी नस नस से वाकिफ़ होती है माँ। जैसे माँ के बारे में बोलते हैं कि मुझे सब पता है अपने बच्चे के बारे में। तो वो जो माँ और पिता का और भाई का, बहन का, और जो मामा चाचा का जो रोल है, वो रोल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो जब वो अपनी बातों को, उस प्यार को घर में नहीं पाता है, तो फिर बाहर जा कर के वो उसको प्यार तो मिलेगा नहीं,
वो कुछ भी करेगा, जो कि 100% केसेस में नेगेटिव होता है। तो मन की जो समस्या है, मन का जो विकार है, उसको एक मनोवैज्ञानिक या उसका घर का व्यक्ति ही अच्छे से समझ सकता है। तो वहां पर ही अगर हम उसको रोक लें तो वो आगे जो क्राइम करने जा रहा है, जो ड्रग्स में जा रहा है, जो पैडलर्स बनने जा रहा है, जो जेल जा रहा है, वो सब रुक जाएगा वहां पर। और अगर बढ़ भी गया है तो उसको वापस लाना बहुत टफ नहीं होता है। अगर हम कसम खा लें कि हमने बच्चों को वापस लेके आएंगे तो हम ले आएंगे। बाकी अगर हम समाज पर छोड़ दें या जो स्तंभ हैं हमारे सरकार के, उन पर छोड़ दें तो कहीं हद तक बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, इंटेंशन खराब नहीं है उनकी, बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी ले समाज को सुधारने की, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। जी डॉक्टर मुकुल, अब मैं पुनः आपके पास अनुग्रह परिवार को लेकर आऊंगी कि अनुग्रह परिवार ने जो इन सारी चीज़ों को समाज में जो ये चीज़ें हो रही हैं घटित, उनके लिए जो काम कर रही है, आपने बताया उसको किस तरह से संचालित कर रही है। और अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से पीड़ित है और वो आपको देख रहा है और आपसे संपर्क करना चाहते हैं, अनुग्रह परिवार से जुड़ना चाहता है, तो वो किस तरह से आपको संपर्क कर सकते हैं? देखिए, अनुग्रह परिवार में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ज्वाइनिंग कॉस्ट नहीं है, उसमें कुछ पे नहीं करना है। हमसे संपर्क डॉक्टर मुकुल शर्मा से संपर्क कर सकते हैं और हमारे कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे मिल सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उनको ज्वाइन करा सकते हैं। अनुग्रह परिवार में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, IAS IPS हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। हमने उन सबकी योग्यताओं के साथ में काम करना शुरू किया है। जो जिसकी योग्यता है, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ रहकर फिजिकल रूप में काम नहीं कर पाते हैं, तो वो फाइनेंशियल समाज की हेल्प करते हैं। तो आप जब आएंगे, हमसे मिलेंगे, तो बताएंगे हम किन किन सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम IQ PQ पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज में जाके काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो टीचर्स प्रोग्राम्स हैं और जो मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने अभी ONGCs में और बहुत जगह पर काम किया। और समाज के हर वर्ग में, अगर सफाई अभियान है या हमें कुछ दिव्यांग कैंप करना है या कहीं जाना है, तो हम जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं वहाँ जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं। हमारा बहुत बड़ा एरिया, जो फोकस एरिया है, वो यूथ है। हम ये चाहते हैं कि 12 साल से लेकर के 30 साल के यूथ को हम कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। 1% ही कर पाएँ, बट वो अगर समझ जाएगा कि मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुसाइड नहीं करेगा, ड्रग्स में नहीं जाएगा और कोई भी कुरीति में, कोई भी गलत काम में नहीं जाएगा। तो स्वागत है, अनुग्रह परिवार में कोई भी आ सकता है हमारे साथ, हम उनका स्वागत करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकुल हमसे जुड़ने के लिए, और अनुग्रह परिवार किस तरह से काम कर रहा है और समाज के विभिन्न पहलुओं को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।